तो चलिए आप सभी का स्वागत है ब्रिक्स भाई स्वरूप सर में। आज हम लोग बिहार स्पेशल का पार्ट 2 वीडियो लेके आए हैं और आज हम लोग 44 के बाद करने वाले हैं डिस्कशन के साथ। तो हम लोगों का जो जिस बुक से डिस्कशन चल रहा है उसका नाम है किरण प्रकाशन। हम पहले वाले वीडियो में ये मेंशन कर दिए हुए थे कि कौन सा बुक अभी हम चला रहे हैं। जो जो अभी हम नहीं देख पाए कि कौन सा वीडियो है या कौन सा बुक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, हमारा पार्ट 1 वीडियो बिहार स्पेशल लिखा होगा उसको आप अच्छे से देखेंगे तो उस वीडियो में हम किताब का फोटो भी दिखा दिए हुए हैं कि कौन सा फोटो है, किताब का मतलब किस टाइप का किताब दिखता है वो हम उसका फोटो दिखा दिए हुए हैं। आप वो किताब जरूर ले लेंगे। उस किताब का नाम है ऑल बिहार एग्जाम, ऑल बिहार एग्जाम 6900 प्लस, ऑल बिहार एग्जाम 6900 प्लस, जिसमें हम लोग बिहार स्पेशल को कवर कर रहे हैं। और उससे पहले इसी यूट्यूब चैनल पे स्टैटिक जीके का भी क्लास करा दिया गया है। लगभग स्टैटिक जीके समाप्त होने की कगार पे है, एक दो टॉपिक और रह गया है और स्टैटिक जीके कंप्लीट हो जाएगा। तो जो लोग अभी तक वीडियो नहीं देख पाए हैं, स्टैटिक जीके कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो वो आप एक एक वीडियो देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो हर एक एग्जाम में स्टैटिक जीके का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। यानी 10 से 12 प्रश्न कोई भी एग्जाम में, जैसे बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो या बिहार एसएससी हो या रेलवे ग्रुप डी हो, स्टैटिक जीके काफी मात्रा में पूछा जाता है। तो आप अगर इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो स्टैटिक जीके का एक भी प्रश्न गलती नहीं होगा। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। और आज हमारा बिहार स्पेशल का दूसरा दिन है। इससे पहले एक क्लास ऑलरेडी करा दिया गया है, 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो था, आप उसको अच्छे से देखेंगे, पूरा डिस्कशन करा दिया गया है। तो 1 से लेकर 44 तक हम वीडियो बना चुके हैं। आज जो हम बनाने वाले हैं वो 44 के बाद बनाएंगे। अब देखिए 44 के बाद हम लोग कितना प्रश्न तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। और चूंकि मेरे पास बुक नहीं है तो उस बुक का फोटो हम मोबाइल में खींच लिए हैं और हम मोबाइल में देख देख के आपका क्वेश्चन कवर करा देंगे। ठीक है, तो चूंकि मेरे पास बुक नहीं है, मेरे पास जो बुक था वो कोई और बच्चा अपने रूम पे ले गया हुआ है, तो मेरे पास बुक नहीं है। तो अभी हम एक बच्चे से मोबाइल पे उसका फोटो मंगवाए हैं और फिर हम वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग निकाल लीजिए किरण प्रकाशन का बिहार स्पेशल में निकालिए और 44 नंबर प्रश्न को आप अच्छे से देखिए, ध्यान से 44 नंबर प्रश्न को आप देखिए। चौवालीस तक शायद हो गया है, हाँ 44 तक ले हो गया है। हम लोग 44 के बाद हम लोग 45 से शुरुआत करते हैं। हम लोग क्लास को 45 के बाद हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो जल्दी से आप लोग किताब को खोल लेंगे, बिहार स्पेशल वाले किताब को खोलिए, अपने पास रखिए, क्योंकि हम पूरा के पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखवाएंगे नहीं, हम यहाँ पर डिस्कशन कराएंगे। उस क्वेश्चन के माध्यम से और भी कुछ प्रश्न बनता है वो हम यहाँ पे लिखवा देंगे। जो आपकी किताब में लिखा हुआ है वो हम बोर्ड पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो 45 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि नव पर्णपाती जंगल कहाँ पाए जाते हैं। अगर बाय द वे आपके पास बुक नहीं है तो हम बोल रहे हैं, आप उसको लिख भी सकते हैं। हम क्वेश्चन बोलते हैं, आप उसे वीडियो रोक रोक कर उतार लीजिए, और नहीं अगर ऐसा काम भारी लगता है तो आप बुक ले लीजिए, सबसे बेस्ट होगा कि बुक आप खरीद लीजिए। ठीक है, तो 45 नंबर बोला कि नम पर्णपाती जंगल कहाँ पाए जाते हैं। नम पर्णपाती जंगल कहाँ पाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है सहरसा और पूर्णिया जिला में, दूसरा ऑप्शन है पटना और नालंदा जिला में, तीसरा ऑप्शन है समस्तीपुर और दरभंगा जिला में, और चौथा ऑप्शन है वैशाली और बेगूसराय जिला में। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सहरसा और पूर्णिया जिला में। इसका आंसर आप याद कर लीजिए, नव पर्णपाती जंगल कहाँ पाए जाते हैं? तो सहरसा और पूर्णिया जिला में। माने नव पर्णपाती जंगल वहीं पाया जाएगा जहां वर्षा ज्यादा होगा। वर्षा जहां ज्यादा होगा वहीं पे ये वाला वन पाया जाएगा, नव पर्णपाती जंगल। नव पर्णपाती जंगल कहाँ पाया जाएगा? जहां वर्षा ज्यादा होगा। तो सहरसा और पूर्णिया साइड में वर्षा ज्यादा होता है, पटना नालंदा की अपेक्षा, समस्तीपुर दरभंगा की अपेक्षा, और वैशाली और बेगूसराय की अपेक्षा। तो आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1 नंबर।
जिसमें डिस्कशन आएगा तो हम डिस्कशन खोल के करवाएंगे, और जिसमें याद करने वाली बात होगी आप उसको याद कर लेंगे। निम्न में से बिहार में उत्पादित खनिज क्या है, माने बिहार में कौन कौन सा खनिज का उत्पादन होता है। तो पहला ऑप्शन है चूना पत्थर, क्वार्टजाइट और पाइराइट। तो बात सही है, चूना पत्थर बिहार में होता है, क्वार्टजाइट बिहार में होता है और पाइराइट भी बिहार में होता है। लेकिन लिग्नाइट, अभ्रक ये सब बिहार में नहीं होता, सोना, टीन ये सब नहीं होता है, मिट्टी, लौह अयस्क, रेत ये सब नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन 46 नंबर का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आइए हम लोग 46 के बाद 47 प्रश्न को देखते हैं। 47 में बोला है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में से कौन सा बिहार में जन्म लिया है। मतलब बोल रहा है कि कौन सा राष्ट्रपति है जिसका जन्म बिहार में हुआ है। तो आपका पहला ऑप्शन दिया है जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन का तो बिहार में जन्म नहीं हुआ है। नीलम संजीव रेड्डी, तो नीलम संजीव रेड्डी का भी नहीं हुआ है। राजेंद्र प्रसाद, हाँ बिल्कुल, राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिनका जन्म बिहार में हुआ है। तो आप यहाँ पे डिस्कशन लिखिए, माने भारत का पहला राष्ट्रपति कौन बने थे बताइए। तो भारत का पहला राष्ट्रपति की बात आता है तो आपका नाम आता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के हैं, तो अपने बिहार का है। पहले नंबर का सवाल का जवाब आपका हो चुका है, यानी 47 नंबर प्रश्न का जवाब होगा सी ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन इसमें जो पहला ऑप्शन दिया था जाकिर हुसैन, तो जाकिर हुसैन के बारे में आप लिख लीजिए जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन के बारे में आप लिखिएगा कि भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति था ये। भारत का ये पहला मुस्लिम राष्ट्रपति है। आप मेरे साथ साथ नोट करते रहिए, मेरे साथ साथ नोट भी करना है आपको। भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति बनने वाले कौन थे, तो आप कहेंगे सर कि जाकिर हुसैन थे। भारत का पहला राष्ट्रपति भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति बनने वाला कौन है, तो आपका जवाब होगा जाकिर हुसैन। फिर आपका ऑप्शन दिया था नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी के बारे में आप जान जाइए, नीलम संजीव रेड्डी के बारे में आप जानिए कि भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुना गया था। भारत का एकमात्र राष्ट्रपति है, भारत का एकमात्र राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुना गया था। निर्विरोध, निर्विरोध मतलब समझते हैं, इसके एंगेस्ट में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। होता है ना कि जब तक कोई किसी चीज कोई भी चुनाव में जब दो पार्टी खड़ा होगा तब ना चुनाव होगा, लेकिन जब एक एक आदमी खड़े होगा तो उसका क्या चुनाव होगा बताइए। आप किसको वोट गिराएंगे जब एक एक आदमी खड़ा है, उसके विरोध में कोई खड़ा है ही नहीं। तो भारत में एक के वो राष्ट्रपति बने हुए हैं जो निर्विरोध बना हुआ है, उसके विरोध में कोई खड़ा हुआ ही नहीं, तो वो है नीलम संजीव रेड्डी। तो भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है, राजेंद्र प्रसाद। लेकिन भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है, तो आप बोलेंगे जाकिर हुसैन। भारत का निर्विरोध राष्ट्रपति कौन था, तो नीलम संजीव रेड्डी। अब भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो वह प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन हो जाएगा, पहली महिला राष्ट्रपति, तो उसका नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्या हो जाएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। अब भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति वो हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। लेकिन भारत की प्रथम आदिवासी महिला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन बनी है, तो अभी वर्तमान में आदिवासी, अगर आदिवासी बोले कि भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है, तो आपका नाम होगा कि द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो अभी वर्तमान की राष्ट्रपति है। और द्रौपदी मुर्मू के बारे में एक और बात लिखिए कि भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति अभी तक यही बने हैं। तो लिख लीजिए भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है, तो आप बोलेंगे द्रौपदी मुर्मू है। भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है, तो आपका जवाब होगा कि सर भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है, जो कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति और भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। तो इतना सवाल आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। तो हम आशा कर रहे हो कि आप उतार रहे हो मेरे साथ साथ और अच्छे से नोट्स भी बना रहे होंगे।
अगर नहीं बना रहे हैं तो आप बनाना शुरू करिए, आप इसको नोट कीजिए जल्दी से, ताकि हम लोग 48 नंबर प्रश्न पे जा सके। जल्दी से नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। चलो फटाफट नोट करो। 48 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में बहने वाली 4 नदी में किसका उद्गम अमरकंटक से है। तो अमरकंटक से सोन नदी निकलता है। कौन नदी? सोन नदी। तो अमरकंटक से कौन नदी निकलता है? सोन नदी। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? सोन नदी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। भारत का बिहार में बहने वाली कौन सी नदी है जिसका उद्गम अमरकंटक से है? तो उसका अमरकंटक से निकलने वाली नदी कौन है? सोन नदी। कौन नदी? सोन नदी। तो चलिए 49 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं। 49 नंबर में बोला है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष निर्धारित होती है। मतलब बोला है ना कि ग्राम पंचायत में जो भी चुनाव होता है, जैसे मुखिया का, सरपंच का, वार्ड मेंबर का, जिला परिषद का, है ना, तो इन लोगों का, पंचायत समिति का, तो इन लोगों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। तो यही प्रश्न पूछ रहा है कि इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो कब से होता है 5 साल, यानी कब से उनका कार्यकाल स्टार्ट होगा? कोई आदमी जीत गया, मान लीजिए मुखिया बन गए, सरपंच बन गए, समिति बन गए, तो मेरा 5 साल का जो कार्यकाल है वो कब शुरुआत होगा? तो ग्राम पंचायत की जो पहली बैठक होगा ना, उसी दिन से। तो आप लिख लीजिए ग्राम पंचायत की पहली बैठक, ग्राम पंचायत की पहली बैठक के दिन से ही 5 वर्ष गिना जाएगा। यानी ग्राम पंचायत का पहली जो बैठक होगा, ग्राम पंचायत का जो पहली बैठक होगा, उस दिन से उनका कार्यकाल स्टार्ट हो जाता है, और उस दिन से जब 5 साल पूरा होता है तब उनका कार्यकाल समाप्त किया जाता है। तो ग्राम पंचायत की पहली बैठक। अब बोलिए ग्राम पंचायत कौन से अनुच्छेद में है? तो आप कहेंगे सर आर्टिकल 40 में है। ग्राम पंचायत का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आपका जवाब होगा कि आर्टिकल 40 में है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, आर्टिकल 40। अब इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया था थोड़ा पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन था कि पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से, माने पंचायत निर्वाचन का माने वोटिंग के दिन से वो चालू हो जाएगा। नहीं, गलत बात है। पंचायत की पहली बैठक की तिथि से, हाँ, पंचायत की पहली बैठक की तिथि से, यही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए 50 नंबर प्रश्न, 50 नंबर प्रश्न में आप आ जाइए। 50 नंबर प्रश्न में बोला है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बिहार में किसान सभा, कौन सभा? किसान सभा। तो लिखेगा बिहार में किसान सभा का स्थापना करने वाले डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सहजानंद सरस्वती थे। सहजानंद, कौन? सहजानंद सरस्वती। तो बिहार में किसान सभा का गठन कौन किया था? बिहार में किसान सभा का गठन करने वाले डॉक्टर सहजानंद सरस्वती थे। कौन थे? डॉक्टर सहजानंद सरस्वती। ये कब किए थे? तो 1930 में। कब किए थे? 1930 में। नोट कर लीजिए 1930 में। लेकिन बोलेगा प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो आप बोलेंगे 1929 में। प्रांतीय किसान सभा का गठन कौन किया था? तो 1929 में किया गया था। नोट कीजिए प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो आप बोलेंगे क्या? ये वाला 1936 कर लीजिए, 30 नहीं 1936। आप ये प्रांतीय किसान सभा 1929, प्रांतीय किसान सभा 1929 कर लीजिएगा, याद रखिएगा। ये जो है किसान सभा है, ये लखनऊ में बना था। कहाँ बना था? लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006
में 2 ग्राम बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि होती है? अभी पता है ना कि गांव में जो भी इलेक्शन होता है, ग्राम पंचायत का जो वोटिंग होता है, तो उसकी जो बैठक होगी, अब ये ना बोले हैं कि ग्राम पंचायत के जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल कब से शुरू होगा? तो अभी आप बताएं कि ग्राम पंचायत के जिस दिन बैठक होगा वही दिन से इसका कार्यकाल शुरू हो जाता है। तो वही पूछ रहा है कि ग्राम पंचायत की जो बैठक होती है वो कितने दिन के अंतराल पे होती है? तो आप कहेंगे 3 महीना। 3 महीना के अंतराल पर ग्राम पंचायत का क्या होता है? बैठक होता है। तो आप लिखेंगे ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का जो बैठक होगा हर 3 माह पर होगा, हर 3 माह, हर 3 महीने पे होगा। तो ग्राम पंचायत का जो बैठक होता है हर 3 महीने के अंतराल पे होता है। हर 3 यानी कि 6 महीना में 2 बार और 1 साल में 4 बार ये बैठक होता है। और ये कौन से कानून आया था? तो लिखेगा बिहार पंचायती राज, बिहार पंचायती राज, बिहार पंचायती राज, कहिएगा 2006। तो ये जो भी नियम चलता है ना कि कार्यकाल 5 वर्ष का या कुछ भी, तो वो बिहार पंचायती राज 2006 के हिसाब से। तो पूछा जाएगा कि बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब आया? बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब आया? तो आप बोलेंगे 2006 में आया। ये बात भी आपको नोट करना है, ये बात भी आपको नोट कर लेना है। तो ग्राम पंचायत के बैठक कितना दिन का गैप होगा? तो आप बोलेंगे 3 महीना। क्या बोलेंगे? 3 महीना बोलेंगे। अगला प्रश्न लिखिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुखिया स्व हस्तांतरित आवेदन देकर, यानी 52 नंबर प्रश्न पढ़ रहे हैं। मुखिया स्व हस्तांतरित, मुखिया स्व मतलब अपना से सिग्नेचर, अपने से सिग्नेचर। तो मुखिया स्व हस्तांतरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे मानने देना पड़ेगा? मतलब ये बोल रहा है कि अगर मुखिया अपना पद से इस्तीफा देना चाहता है, क्योंकि देखो होता क्या है ना कि पहले मुखिया का बहुत ज्यादा वैल्यू होता था पंचायत में, क्योंकि मुखिया वही बनता था जो दबंग होता था, उसका बात समाज के हर लोग मानता था। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि मुखिया कोई भी बन जाता है। अब अगर दबंग मुखिया नहीं है, अगर तो उसका गांव के लोग उसको कोई वैल्यू नहीं करता है, उसके घर में घुस के मुखिया को भी मार देता है कि नहीं? तो कभी कभी क्या होता है ना कि मुखिया 5 साल पहले ही अपना पद से त्याग देना चाहता है। तो वही बोल रहा है कि अगर मुखिया अपने पद से त्याग देना चाहे तो वो किसे दे सकता है? मुखिया अपने पद से अगर त्याग देना चाहता है तो वो किसे देगा? तो वो देगा पंचायती राज पदाधिकारी को। लिखिएगा पंचायती राज पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी को अपना त्याग पत्र देगा। कौन देगा? मुखिया देगा। तो मुखिया अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो पंचायती राज पदाधिकारी। कहिएगा सर कि पंचायती राज पदाधिकारी बनने के लिए कौन सा एग्जाम पास करना पड़ता है? तो बीपीएससी का परीक्षा पास करना पड़ता है। बीपीएससी के एग्जाम के माध्यम से पंचायती राज पदाधिकारी का जॉब लगता है और इसी को मुखिया अपना इस्तीफा देता है। और वार्ड मेंबर किसको इस्तीफा देगा? वार्ड जो मेंबर होता है, वार्ड जो होता है ना, वो मुखिया को अपना इस्तीफा देता है। वार्ड किसको अति देगा? अपना त्याग पत्र किसको देगा? यानी वार्ड मेंबर अगर चाहता है कि हम त्याग दें, हम पद पे नहीं रहना चाहते हैं, तो वो मुखिया को अपना त्याग पत्र दे सकता है। लेकिन 7 दिन के बाद, जैसे मान लीजिए कि कोई वार्ड मेंबर है, अपना पद से त्याग दे दिया, लेकिन उसको लगता है कि नहीं हमें रहना चाहिए वार्ड मेंबर, तो अगर आप मुखिया जी के पास 7 दिन के भीतर पहुंच जाते हैं ये कहने के लिए कि हमको वार्ड मेंबर रहना है, हमको हटना नहीं है, जो हम आपको त्याग पत्र दिए हैं उसे वापस लेना चाहते हैं, यदि आप 7 दिन के भीतर उनके पास पहुंच जाएंगे तो वो इस्तीफा कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर 7 दिन के बाद जाते हैं तब आपका जो इस्तीफा जो दिए थे वो आप त्याग हो जाएगा, त्याग मान लिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर अगर आप अपना त्याग पत्र वापिस लेना चाहते हैं तो आप 7 दिन के भीतर मुखिया जी से वापिस जाकर ले सकते हैं। लेकिन 7 दिन के बाद आपका जो पद है वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। 7 दिन के बाद वापिस आपको वार्ड मेंबर नहीं बनाया जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा।
तो पंचायती राज पदाधिकारी को मुखिया जी अपना त्याग पत्र देंगे। तो वही बोला है, आंसर है जिला पंचायती राज पदाधिकारी। तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी आपका आंसर हो जाएगा। 53 नंबर देखिए, बिहार में लोकसभा की सीट कितनी है, माने सॉरी, बिहार में लोकसभा की 40 सीट है, तो राज्यसभा की कितनी सीट है? तो सिंपल बात है भाई, आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए कि बिहार, अपना बिहार की बात करते हैं तो बिहार में विधानसभा होता है। बिहार में क्या है? अपना विधानसभा है। तो विधानसभा में कितना सीट है? 243 है। अपना बिहार में विधानसभा का कुल कितना सीट है? 243। विधानसभा से क्या बनता है? तो विधायक बनता है। क्या बनता है? विधायक जी बनता है, एमएलए बनता है। एमएलए बनने के लिए किसका मेंबर होना जरूरी है? तो वो बनता है विधानसभा। यानी अगर आप विधानसभा का चुनाव जीतते हैं तो आप क्या बनते हैं? एमएलए बनते हैं, विधायक बनते हैं। और अपने यहाँ बिहार में विधायक का यानी विधानसभा का कितना सीट है? तो आप कहेंगे 243 सीट है। अपने बिहार में एक और होता है विधान परिषद। क्या होता है? विधान परिषद होता है। तो विधान परिषद में कितना सीट? 75 सीट होता है। तो विधान परिषद बिहार का उच्च सदन होता है और विधानसभा निम्न सदन होता है, और विधान परिषद उच्च सदन होता है। यहीं पर लोकसभा का कितना सीट है? लोकसभा, तो लोकसभा का 40 सीट है और राज्यसभा का कितना सीट है? तो राज्यसभा का 16 सीट है। जैसे देश में संसद होता है, देश में क्या होता है? संसद। देश में क्या होता है? संसद होता है। और संसद में 2 सदन, एक है लोकसभा, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। तो भारत में जो टोटल राज्यसभा का सीट है वो 250 है और लोकसभा का जो सीट है वो 543 है। पूरे भारत में लोकसभा का कितना सीट? 543। लेकिन अपना बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? मात्र 40। पूरे भारत में राज्यसभा का सीट कितना है? 250। लेकिन अपना बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है? 16। तो हम पॉलिटी में पूरा पढ़ा चुके हैं, आप इसको अच्छे से देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 के बाद ये 54 में, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? इसको जल्दी से आप नोट कीजिए, इसको आप जल्दी से नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। इतना गर्मी लग रहा है, गर्मी में आपके सामने हम वीडियो बना रहे हैं। जहां पे भी वीडियो बना रहे हैं तो आपको मालूम है कि वीडियो बनाने के समय पंखा को बंद कर दिया जाता है ताकि पंखा का साउंड वीडियो में ना आए। और जहां वीडियो बना रहे हैं इतना भयंकर गर्मी लग रहा है, अभी इतना भयंकर गर्मी लग रहा है जो हम बता नहीं सकते आपको। तो आपके लिए जब इतना मेहनत किया जा रहा है, पसीना बहाया जा रहा है, तो आप अच्छे से पढ़िए। जब आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी अपने लिए मेहनत कीजिए और थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और अधिक लोगों तक हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए, पहुंचाइए। तब जाके हम समझेंगे कि आप हमें गुरु दक्षिणा दे दिए हैं। भाई आपको पढ़ाते तो पैसा लेते कि नहीं लेते, लेकिन यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं तो आपसे हम कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। तो आपको फर्ज बनता है कि चलो हम सर को पैसा नहीं दे रहे हैं तो कम से कम हम इसे प्रमोट करें, सब्सक्राइबर बढ़वाए सर का। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात को। बहुत गर्मी लग रहा है, अब फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे। चलिए शुरुआत करते हैं आगे। आप लिख लिए होंगे, अगर बाय द वे नहीं लिखे होंगे तो आप वीडियो को रोक रख कर लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा खींचेंगे, गर्मी ज्यादा है इस वजह से। आगे है पटना उच्च न्यायालय। आपको लिखिएगा पटना उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को क्या बोलते हैं? हाई कोर्ट। तो पटना उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को क्या बोलेंगे? हाई कोर्ट बोलेंगे। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। लिखिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1916। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1916 में। और एक और बात लिखिएगा कि 1917 में पटना यूनिवर्सिटी, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। पटना विश्वविद्यालय, तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब? 1917। तो पटना हाईकोर्ट की बात करें
पटना उच्च न्यायालय की बात करें तो 1916, लेकिन पटना विश्वविद्यालय की बात करें, पटना यूनिवर्सिटी की बात करें तो 1917। और आपको मालूम है कि 1917 में बिहार में एक और घटना हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 1916 में क्या हुआ था? तो 1916 में हुआ था होम रूल आंदोलन। कौन आंदोलन? होम रूल आंदोलन हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और होम रूल आंदोलन कौन किया था? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। तो होम रूल आंदोलन करने वाले दो व्यक्ति थे, एक है एनी बेसेंट, एक है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के क्षेत्र में किए थे, और ये क्या बोलते हैं, एनी बेसेंट आपको मद्रास वाले साइड में किए थे और पूरे भारत में किए थे। और 1916 में ही क्या हुआ था कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। कौन अधिवेशन? कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो आप कहेंगे सर कि एसी मजूमदार। एसी मजूमदार। एसी मजूमदार को क्या बोलते हैं? अंबिका चरण मजूमदार। तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? एसी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। तो इतना आप याद रखिएगा। और एक और लिख लीजिए कि भारत में अभी उच्च न्यायालय कै गो है? अपना भारत में उच्च न्यायालय कै गो है? तो आप कहेंगे सर 25 गो हाईकोर्ट है। पूरे भारत में हाईकोर्ट कै गो? 25 गो। पूरे भारत में हाईकोर्ट की संख्या कितने हैं? 25 गो है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगला बढ़ जाते हैं 55 नंबर सवाल की तरफ। बोला है भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ? तो अभी ने बताया है पटना विश्वविद्यालय कब बना? 1917 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1917। तो लेकिन इसका डिस्कशन कराएंगे हम, इसका डिस्कशन कराएंगे, इसका हम डिस्कशन कराएंगे। 54 नंबर प्रश्न में एक और चीज दिया हुआ है, देखिएगा थोड़ा एक क्वेश्चन पहले जाइए। ये जो क्वेश्चन का डिस्कशन किया है ना, इसी में आप रहिए। 54 नंबर प्रश्न में पहला ऑप्शन क्या दिया? 1905। पहला ऑप्शन क्या है? 1905। अब बताइए 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन हुआ था। फिर इसका सेकेंड ऑप्शन क्या है? 54 नंबर प्रश्न पढ़ रहे हैं, 54 नंबर। तो 1905 पहला ऑप्शन था। तो 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन। किसके समय में? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। इसका सेकेंड ऑप्शन क्या है? आपका 1911 है। और 1911 में क्या हुआ था? दिल्ली दरबार लगा था। कौन दरबार? दिल्ली दरबार। कौन दरबार? दिल्ली दरबार लगा था। और याद है दिल्ली दरबार के समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। फिर इसका तीसरा ऑप्शन क्या है? 1914। और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध। तो ये भी आपको नोट करना है, ये भी आपको नोट करना है। चलिए नेक्स्ट 55 नंबर सवाल में क्या बोला है कि भारतीय उपमहाद्वीप। अब थोड़ा भारतीय उपमहाद्वीप समझ लीजिए क्या होता है। भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में 5 गो देश है। आप लिखिए भारतीय उपमहाद्वीप। महाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कितना देश है? तो आप कहिएगा सर 5 गो। तो पहला है भारत, दूसरा है पाकिस्तान। दूसरा कौन है? पाकिस्तान। तीसरा कौन है? तो नेपाल। तीसरा कौन है? नेपाल। चौथा कौन है? तो बांग्लादेश। चौथा कौन है? तो बांग्लादेश। अब पांचवा भूटान। पांचवा भूटान। तो ये पांचों देश को बोलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप में 55 नंबर सवाल बोला है कि भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ? तो पटना विश्वविद्यालय कब बना? 1917 में बना। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? 56 नंबर प्रश्न है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? 56 नंबर प्रश्न बोला कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सुनिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहे, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहे या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहे, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहे या वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य कहे।
वन जीव अभ्यारण्य कहे, टाइगर रिजर्व कहे या फिर राष्ट्रीय उद्यान कहे, ये सब के सब बिहार में है। और बिहार में कहा? पश्चिमी चंपारण। बिहार में कहां पे है? तो बिहार में पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण। तो पश्चिमी चंपारण में एकमात्र टाइगर रिजर्व है, यानी बिहार में एगो टाइगर रिजर्व है, मात्र एगो वन्य जीव अभ्यारण्य कहे, टाइगर रिजर्व कहे, राष्ट्रीय उद्यान कहे, कुछ भी कहे, तो आप मार दीजिएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य, वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो बोल दे सब वाल्मीकि वाल्मीकि वाल्मीकि। तो बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जो कहां पड़ता है? पश्चिमी चंपारण में। कौन? वाल्मीकि। कौन सा है? वाल्मीकि है। और बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है कैमूर में। तो आइए भी आप लिख लीजिएगा कि सेकेंड टाइगर रिजर्व कहां बनेगा? तो जो टाइगर रिजर्व है वो बन रहा है कैमूर में। कहां बन रहा है? कैमूर में। तो बिहार में कैमूर है जहां पे दूसरा नेशनल पार्क बनने जा रहा है, दूसरा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है, दूसरा वन्य जीव अभ्यारण्य बनने जा रहा है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य उसी को कहते हैं, टाइगर रिजर्व उसी को कहते हैं, नेशनल पार्क उसी को कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान उसी को कहते हैं। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है, चाहे टाइगर रिजर्व कहे, वन्य जीव अभ्यारण्य कहे, कुछ भी बोले, सब एक ही बात है। तो बिहार में कहे वो अभी वर्तमान में एगो, दूसरा बनने जा रहा है। दूसरा कहां बनने जा रहा है? कैमूर में। कहा? कैमूर। और कैमूर बिहार में सबसे ज्यादा जंगल कहां पाया जाता है? कैमूर में। ये बात लिखिए कि अपना बिहार में सबसे ज्यादा जंगल कहां है? सबसे ज्यादा जंगल या वन, वन बोले या जंगल, तो वो बोलिएगा कैमूर। क्या बोलिएगा? कैमूर। तो बिहार में सबसे ज्यादा वन कहां पाया जाता है? तो कैमूर में। तो जहां ज्यादा वन होगा वही ना टाइगर रिजर्व बनेगा। तो इसीलिए सेकेंड टाइगर रिजर्व कैमूर में बनने जा रहा है। तो ये भी आपको नोट करना है। लेकिन अभी वर्तमान में केवल व केवल वाल्मीकि है, जो पश्चिमी चंपारण में है। मोतिहारी के आगे पश्चिमी चंपारण है, उसी को बेतिया कहते हैं। तो नोट कीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 के बाद है 57। छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य है? छऊ कल लोक नृत्य का वीडियो बनाए थे ना, लोक नृत्य का वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं। तो छऊ के बारे में हम पढ़ा दिए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर है तो यही बता देते हैं। छऊ बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल में है ना, आपको मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, ये सब जगह पाया जा रहा है। तो इसका आंसर सभी होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। छऊ पश्चिम बंगाल, झारखंड हर जगह पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा। इसका आंसर पश्चिम बंगाल मार सकते हैं आप। कहा मार लीजिएगा? पश्चिम बंगाल मार लीजिएगा। बिहार। अगला सवाल 58, 58 नंबर सवाल क्या बोला कि बिहार में कितने जिले हैं? अरे सबको पता है कि बिहार में 38 जिले हैं। बिहार में कितने जिले हैं? 38। बिहार में जिला क्या गो है? 38। अनुमंडल 101। अनुमंडल क्या गो? 101। हालांकि इसका पूरा के पूरा इसकी पूरे जानकारी हम 1 से लेकर जो 44 तक वीडियो बनाए हुए हैं, उसमें पूरा जानकारी दिए हुए हैं कि प्रखंड का गो है, अनुमंडल का गो है ना, आप जिला का गो है, तो ये सब हम आपको बताए हुए हैं। तो प्रखंड 534 है, अनुमंडल 101 है, प्रमंडल 9 है और जिला 38 है। तो ये भी बात आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए 59। बिहार के इस तरफ के राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। अब सिंपल बात है, बोला है कि बिहार के कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाया जाएगा। ऑप्शन है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब जैसे मान लो ये बिहार है अपना, और ये पूरब है, ये क्या है? पूरब है। ये क्या है? पश्चिम है। ये क्या है? उत्तर है। ये क्या है? दक्षिण है। तो आपको मालूम है कि जहां सबसे ज्यादा खेती होगा, जहां सबसे ज्यादा कृषि होगा, वहीं में जनसंख्या ज्यादा रहेगा। तो आप खुद बताइए कि सबसे ज्यादा खेती कहां होता है बिहार में? तो उत्तरी बिहार में। कौन बिहार में? उत्तरी बिहार में। ये वाला साइड में सबसे ज्यादा कृषि होता है। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा बाढ़ आता है। यहाँ क्या आता है? बाढ़। बाढ़ कहे तो दाहर,
तो बाढ़ सबसे ज्यादा आता है। तो उत्तरी बिहार में बाढ़ सबसे ज्यादा आता है और दक्षिणी बिहार में बाढ़ कम आता है। ये दक्षिणी बिहार में बाढ़ क्या होता है, कम आता है। इसका मतलब ये दक्षिणी बिहार सुखाड़ से मतलब परेशान रहता है। दक्षिणी बिहार पानी के लिए तरसते रहता है और उत्तरी बिहार पानी के लिए मरते रहता है। यानी उत्तरी बिहार में इतना पानी आता है, इतना दहाड़ आता है, इतना बाढ़ आता है कि हर साल ये लोग तबाह रहते हैं। और दक्षिणी बिहार के जितने भी लोग हैं वो बेचारे पानी पानी के लिए मोहताज रहते हैं, उनके यहाँ पानी नहीं पहुंचता है। तो सिंपल बात है, जहां बाढ़ का पानी ज्यादा आएगा वहां खेती ज्यादा होगा, और जहां खेती ज्यादा होगा वही तो आदमी ज्यादा रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर। उत्तर क्षेत्र में, बिहार के उत्तर क्षेत्र में सबसे ज्यादा आबादी होता है उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार आप देखते होंगे हर साल बाढ़ के चपेट में आता है। कारण क्या है, नेपाल के बगल में है, नेपाल का पानी छूटता है और उत्तरी बिहार बाढ़ से परेशान हो जाता है। और दक्षिणी बिहार सूखा से परेशान है, उत्तरी बिहार बाढ़ से परेशान है। तो दोनों परेशान हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। 58 के बाद आइए 59। 58 के बाद 59 हो चुका है। 60 बिहार में होम रूलिंग आंदोलन कौन किया था। देखिए ऐसे होम रूल आंदोलन कब हुआ था, ऐसे बोलेंगे कि होम रूल आंदोलन कब हुआ था, तो आप कहेंगे सर 1916 में हुआ था। करने वाले कौन, एनी बेसेंट। करने वाले कौन थे, एनी बेसेंट थे। करने वाली कौन, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कहाँ का था, आयरलैंड का। आयरलैंड की महिला है एनी बेसेंट। आयरलैंड की महिला है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। ये क्या है, ये कांग्रेस का पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तो कांग्रेस का पहली महिला अध्यक्ष कौन, एनी बेसेंट। कहिया बनी थी, तो 1917 में। कब बनी थी, 1917 में, कलकत्ता अधिवेशन। कौन अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। लेकिन बोला है कौन चीज कि होम रूल बिहार में कौन कर रहा था, होम रूल बिहार में चल रहा था, तो उस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, उसका अध्यक्ष कौन था। तो आपका नाम होगा बिहार वाले में, उसका नाम है मजहरुल हक। हक, तो ये मजहरुल हक थे ना, जो बिहार में होम रूल आंदोलन को लीड कर रहे थे, होम रूल आंदोलन को चला रहे थे। बिहार में होम रूल आंदोलन चलाने वाले कौन थे, मजहरुल हक। मजहरुल हक। लेकिन याद रखिएगा मजहरुल हक के नाम से पटना में एगो क्या बोलते हैं, मैदान है, स्टेडियम है, मजहरुल हक स्टेडियम। परीक्षा में आएगा कि मजहरुल हक स्टेडियम कहाँ है, तो पटना में है। तो मजहरुल हक स्टेडियम भी है, क्या है, स्टेडियम। तो एक स्टेडियम भी है, कहाँ पे, पटना में। तो मजहरुल हक स्टेडियम कहाँ पे है, पटना में, याद रखिएगा। और चूंकि उसी समय चंपारण में चंपारण सत्याग्रह चल रहा था, तो ये आंदोलन उतना एक्टिव नहीं था। लेकिन हाँ, पटना वाले इलाका में, चूंकि चंपारण में कौन कर रहे थे, तो चंपारण में गांधी जी कर रहे थे, तो इस वजह से चंपारण में अगर होम रूल आंदोलन नहीं चला, लेकिन पटना के साइड में मजहरुल हक आंदोलन को लीड कर रहे थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला सवाल है 60 नंबर हो गया है, मौलाना मजहरुल हक, ऑप्शन नंबर बी। 60 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया। आइए 61 नंबर सवाल में। चलिए 61 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई हर घर बिजली योजना, हर घर बिजली योजना कब शुरू हुआ था। नोट कीजिए 61 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि हर घर बिजली योजना कब चला था। हर घर बिजली योजना माने हर घर बिजली पहुंचाने का योजना चलाया गया था बिहार सरकार के द्वारा, कि जितना भी बिहार में घर है हर घर में बिजली पहुंचा देना है, ये उद्देश्य था बिहार सरकार का। ये कब चलाया गया था, तो नवंबर 2016 में। नवंबर 2016 में ये योजना शुरू किया गया था कि बिहार के हर घर में क्या पहुंचा देना है, बिजली पहुंचा देना है। तो बिहार के हर गांव में, हर घर में बिजली योजना चलाया गया था। तो 61 नंबर का आंसर हो जाएगा नवंबर 2016। नवंबर 2016 आपका जवाब हो जाएगा। 62 नंबर, एकीकृत विद्युत विकास योजना को मुख्य वस्तु क्या था। एकीकृत विद्युत विकास योजना, तो विद्युत विकास योजना मतलब उसका उद्देश्य था कि 24 आवर
24 आवर बिजली पहुंचा देना है। क्या पहुंचा देना है? 24 के 24 घंटा और 7 दिन, 24 घंटा और 7 दिन। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा कि सभी के लिए 24/7 सख्ती सुनिश्चित करें। सख्ती सुनिश्चित करें मतलब वही हुआ कि 24 आवर और सप्ताह के 7 दिन और 24 आवर बिजली पहुंचा देना है गांव के हर लोगों के पास। आगे 63 नंबर, बिहार में मुखिया ने अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? तो हम बता चुके हैं कि मुखिया अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? तो मुखिया पंचायती राज पदाधिकारी को सौंपता है। जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जो कि पंचायती राज अधिनियम 2006 में आया था। पंचायती राज अधिनियम कब आया था? 2006 में आया था। और मुखिया अपना पद किसको सौंपता है? अपना त्याग किसको देता है? जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। गर्मी से हालत खराब है, तो गर्मी से भयंकर गर्मी लग रहा है, मन नहीं कर रहा है कि वीडियो बनाएं, लेकिन फिर भी आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। पूरे पसीना से मेरा हालत खराब है, लेकिन आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो थोड़ा ईमानदारी से पढ़िएगा और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अगर इस पसीना अगर लगता है कि सर आपके लिए पसीना बहा रहे हैं तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा। गुरु दक्षिणा के रूप में सपोर्ट बस हमें यही चाहिए कि आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि बिहार के हर एक बच्चा के पास ये वाला चैनल का लिंक पहुंच जाए और बिहार के कोने कोने से बच्चे मेरे साथ जुड़ना शुरू कर दे, ताकि आने वाले समय में बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड पे क्लास लेके हम आए और ये जो पीडीएफ हम बोल रहे हैं आपके स्क्रीन पर दिखाएं, और फिर जो क्लास का मजा होगा, लाइव क्लास देंगे, मजा आ जाएगा एकदम। तो थोड़ा सा आनंद लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण बिहार में स्थित है? दक्षिण बिहार में क्या स्थित है? तो दक्षिण बिहार में क्या स्थित है बताइए? तो दक्षिण बिहार में पूर्णिया है कि आरा है कि राजगीर है कि गया है? तो दक्षिण बिहार में क्या होना चाहिए? दक्षिण बिहार में होना चाहिए गया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गया होना चाहिए। थोड़ा आप उस आंसर को देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से तो गया होना चाहिए। आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है? एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि क्या होगा। 64 का आंसर गया होना चाहिए मेरे हिसाब से। 65 नंबर है कि बिहार में पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य अपना इस्तीफा किसको देगा? अरे मुखिया किसको देगा? जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। और समिति किसको देगा? तो समिति देगा पंचायत समिति के प्रधान को देगा। तो बिहार में सेवा का देगा। तो सेवा में सेवा अधिकार जुलाई 25 जुलाई बिहार में सेवा का अधिकार कब लाया गया? किया गया था। तो 25 जुलाई 2011 बिहार कौन सी फौज से आशा साहब कमला मुखर्जी गांगुड़ी हो जाएगा। कौन होना चाहिए? क्या है? हिंद फौज आशा नंबर बी। बिहार में रेलवे का पहिया कहाँ बनता है? तो बिहार में रेलवे का पहिया कहाँ बनता है? छपरा में। बिहार में रेलवे का पहिया कहाँ बनता है? नोट कर लेना है। बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है? बिहार के किस जिला में कि 1000 पुरुष पर कितना महिला है? लिंगानुपात के मतलब क्या होता है?
लिंगा अनुपात। लिंगा अनुपात के मतलब होता है कि 1000 पुरुष में कितना महिला है, कितना महिला होता है। तो बिहार में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, तो कहेंगे गोपालगंज। गोपालगंज, कौन गंज, गोपालगंज। आपको याद है गोपालगंज में ही लालू यादव जी का घर है। गोपालगंज में किनका घर है, लालू यादव। 8 9 बेटी है, तो उन्होंने लिंगानुपात बढ़ा दिए थे, एकदम लिंगानुपात बढ़ा दिए तो बेटी है, याद रखिएगा। तो गोपालगंज में सबसे ज्यादा कितना लिंगानुपात है, 1021 बटा 1021 गो महिला है। 1000 पुरुष, ये सबसे ज्यादा लिंगा है। सब वो है 876 गो लड़की है। गोपालगंज में सबसे, अब 72 बटा 1000। और भारत, भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा है। तो ये भी बात आपको आगे बढ़ जाइए। बिहार के किस जिले में पुरुष पूछे, बच्चा पूछे, अच्छा पूछे, कुछो पूछे, पढ़ता यानी पढ़ा लिखा व्यक्ति, बिहार में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कहेंगे गोपाल है। बिहार में सबसे ज्यादा पूछे या पुरुष पूछे, 76 आगे है बिहार में हो गया। बुनिया खाता पड़ता, बुनिया पूर्णिया, पूर्णिया पढ़े लिखे बिहार लिखा वाला जिला रोहतास। अगला प्रश्न देखिए, लेकिन गर्मी के बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। महिला साक्षरता सबसे बिहार में कहा, नील सत्याग्रह का 3 कठिया पद जमीन में, 3 कट्ठा जमीन खेती, नील करेगा, बार शुक्ल करेगा, सत्याग्रह करेंगे। अगला, बिहार लोक शिकायत, देखिएगा 72 सवाल अवसर पर 2 अक्टूबर 2016। सवाल क्या है, बिहार शिकायत, तो बिहार लोक शिकायत कब आया था, 2 अक्टूबर 2016 को बिहार में कर सकते हैं। आपका कोई परेशानी है तो जा सकते हैं। उसको शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2016 को। अगला,
अंकेक्षक नियोजन और वित्त का अध्यक्ष को तो प्रमुख होता है, प्रमुख हो जाएगा। तो पंचायत समिति का सबका अध्यक्ष कौन होता है? प्रमुख साहब, जो ब्लॉक में बैठे प्रखंड का, तो वो बनता है प्रमुख। और वित्त मंत्री का हेड वही होता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर 73 के बाद आइए 74, 75 तक हम कर 75 के बाद आज हम शाम में एक और वीडियो लेके आएंगे और हम आपको दो, इसीलिए 75 तक करके हम क्लास को ऑफ कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं। तो 74 देखिएगा। तो बिहार में कांग्रेस का, बिहार में कांग्रेस 28 दिसंबर 18 तो 3 बार, पहली बार कहा तो कहां पे? तो बांकीपुर। अध्यक्ष कौन था? तो माधोलकर। कौन था? पटना में कांग्रेस का, यानी कांग्रेस का कुल बार हुआ था बिहार में। कब हुआ था? तो 1912 में। तो कहां है? तो RN कहा? 22 में। आईएएस का अध्यक्ष सिया दास को क्या बोलते हैं? तो रामगढ़। कहां पर? राम। लेकिन उस टाइम बिहार में कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं, सॉरी, अबुल कलाम आजाद। एगो होता है अब्दुल कलाम, अब्दुल नहीं, अबुल कलाम। तो अबुल, एपीजे अब्दुल कलाम वो अलग है, मिसाइल मैन। यह है अबुल कलाम आजाद। तो बिहार में कांग्रेस का कुल मिला के 3 गो बैठक। कब कब? 22 में, तीसरी बार 1940 में। पहली बार कहा? पटना में। दूसरी बार कहा? गया में। तीसरी बार पटना में कहा? बांकीपुर में। अध्यक्ष कौन? RN माधोलकर, रंजन दास। और रामगढ़ में कौन? अबुल कलाम आजाद। तो नोट कीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो शाम में कवर करा देंगे। जब तक आप इतना याद करके नोट्स बना लीजिएगा। लेना भारत छोड़ो आंदोलन घटना कब हुई थी? आखिरी छोड़ो आंदोलन तो अगस्त 1942 को, 8 अगस्त के रात्रि 12 बजे, 8 अगस्त के रात्रि 12 बजे। तो आप बताइए, 8 अगस्त था और रात के 12 बज रहा था, तो 9 तारीख में हो गया। और कभी कभी 9 तारीख देता है, तो डरना नहीं है। 8 देगा तो 8 के साथ जाएंगे। कारण क्या था? कि दिन तो 8 तारीख था, अब 12 जैसे बचता है उसके बाद अगला तारीख आ जाता है। और कभी कभी 8 अगस्त देता है, तो उसमें उलझना। 1942 को कौन आंदोलन चला था? भारत छोड़ो आंदोलन। इसी आंदोलन में गांधी जी नारा दिए थे, करो या
मरो। करो या मरो का नारा कौन दिए जी? कौन आंदोलन में दिए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। आंदोलन के समय गवर्नर कौन था? यही परीक्षा में लिंगलिथगो अथा भारत छोड़ो, वो माने जाओ, वो लिन लिथ गो, लिथ गो तो लॉर्ड लिन लिथ। तो छोड़ो मतलब भागो, अब भागो मतलब गो, तो लिन लिथ गो, गो मतलब भागो। भारत छोड़ो आंदोलन तो कांड हुआ था। देखिए क्योंकि भारत 12 बजे रात में के बाद 11 पटना जो सचिवालय है, हमारे यहाँ का कुछ सचिवालय चूंकि अंग्रेजों के कब्जा में था, सचिवालय जो पटना में सचिवालय है, विधानसभा के मेंबर बैठते हैं। 11 अगस्त कुछ छात्रों ने अंग्रेजों का झंडा फहरा रहा था, जैसे तो उन्होंने गोली चला दिया। और कुछ छात्र जब आप जाएंगे तो विद्यार्थी सब ऐसे झंडा लेके खड़ा है, ऐसे कर किया था, गोली मार दिया। सचिवालय जाने का मौका मिले तो ये पिक्चर आप देखिए वहां पे, तो उस सबका उसी तरह से फोटो दिया हुआ है। तो वही सचिवालय गोलीकांड में छात्र मरे हुए थे। छात्र क्यों मरे थे? क्योंकि झंडा फहरा दिया था, तो इसलिए उन लोगों को गोली मार दिया था अंग्रेज। सचिवालय गोलीकांड कब हुआ? तब भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त, तो 2 दिन के बाद सचिवालय गोलीकांड। सचिवालय गोलीकांड। तो हम इतने पर क्लास को रोकेंगे क्योंकि गर्मी इतना ज्यादा है कि हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, आगे बनाएंगे। शाम में फिर से वीडियो अपलोड हो जाएगा आपका। आज मेरा टारगेट है कि 200 कंप्लीट कर देना है, तो 75 तक चले गए हैं। 125 का वीडियो पार्ट 3 लेके, पार्ट 1 वीडियो 1 से लेकर 44 तक, पार्ट 1 सेकेंड वीडियो 44 से लेकर 75 तक का डिस्कशन है, और हम लोग थर्ड वीडियो से लेकर और 125 यानी 200 तक हम कंप्लीट करवा देंगे। तो जब तक के लिए धन्यवाद। आप इसको अच्छे से नोट्स बनाइए, मिलते हैं।